व्हाट्सअप। सो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू। ठीक है, तो जैसे कि ये ट्यूसडे का सेशन है, एक दिन थोड़ा सा लेट आ रहा है ये, बट फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है हम डिस्कस करते हैं ऑन ट्यूसडे। सिमिलरली ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को क्या क्या हुआ है हम डिस्कस करते हैं ऑन फ्राइडे। ठीक है, इस तरीके से बाई वीकली सेशन होता है। जो लोग अभी न्यू ज्वाइनीज हैं, अभी अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या स्टार्ट किया है अभी अभी देखना, आपके लिए मैं बता दूं हफ्ते में 2 बार होता है ये सेशन, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अच्छा, इसके बाय एनी चांस आपको पुराना सेशन देखना हो कि मैम 1-2 सेशन देखना है, थोड़ा आइडिया लग जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यू कैन गो टू यस एकेडमी फॉर लॉ यूट्यूब चैनल, और वहां पर आपको सारे के सारे डेट वाइज सेशंस, आपको थंबनेल पे डेट दिख जाएगी, उसके वाइज आपको सेशंस मिल जाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आप पुराने सेशंस नहीं भी अटेंड कर पाए हो, आप अभी से अटेंड करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगेन वही जो बोलते हैं देर आए दुरुस्त है, द हिंदू एटलीस्ट न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई भी और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू शुड डू इट। बहुत सारी चीजें उससे आपकी इंप्रूव होती हैं, बट द हिंदू आपका इन वीडियो से, इन सेशन से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्पाइस जेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो डीजीसीए ने स्पाइस जेट को स्ट्रिक्ट वॉच के अंडर रखा है। डीजीसीए बोले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सारा एयरलाइंस का जो सुपरवाइजरी एक्ट करते हैं, एयरलाइंस को जो सुपरवाइज करते हैं वो डीजीसीए करता है। ठीक है, उन्होंने स्पाइस जेट को अंडर वॉच के लिस्ट में डाला है क्योंकि काफी खराब फाइनेंशियल हेल्थ स्पाइस जेट की चल रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप देख सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स या आप खुद, आपके साथ भी शायद हुआ हो ऐसा। हाल ही में तो काफी ज्यादा, और इससे पहले भी काफी सालों से स्पाइस जेट की हालत, सर्विसेज भी काफी खराब ही है। जैसे रिसेंटली आई कैन टेल यू, आई हैव अ फ्रेंड, वो दिल्ली से पुणे आ रही थी, तो उसकी फ्लाइट सुबह 9:30 बजे थी। ठीक है, वहां से टेक ऑफ करने वाली थी। फ्लाइट में उनको जाके प्लेन में बिठा दिया, बाकायदा सब कुछ कर दिया, और एकदम से फिर कुछ आता है कि भाई देयर इज अ थ्रेट, प्लीज बी सीटेड, थोड़ी देर में वील टेक ऑफ, थोड़ी देर में टेक ऑफ, थोड़ी देर में टेक ऑफ करते करते फाइनली टेक ऑफ हुआ है अराउंड 2 बजे। एंड पैसेंजर्स इन 4-5 घंटे फ्लाइट के अंदर ही बैठे रहे, प्लेन के अंदर ही, एंड दे वर पैनिकिंग। लास्ट पे ऐसे कुछ बोला कि देयर वाज सम टेक्निकल इशू, उसके वजह से वी आर डिलेड। और इस तरीके के टेक्निकल इशू स्पाइस जेट की फ्लाइट में आर वेरी 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 ऑफन एंड वेरी कॉमन। आप अगर देखें तो आजकल इमेज ही स्पाइस जेट की ऐसी बन चुकी है कि अच्छा स्पाइस जेट की फ्लाइट ले रहे हो, तब तो फिर पता नहीं कभी पहुंचेंगे, क्या पता टाइम से उड़ेगी कि नहीं। लोग अगर कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एग्जाम के लिए जा रहे होते तो वो प्रेफर करते हैं भैया स्पाइस जेट ना ही लेना पड़े, इतनी खराब इमेज हो चुकी है बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ओवर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, इंडिया का एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर जो कि डीजीसीए है, उन्होंने स्पाइस जेट को रखा हुआ है अंडर enhanced surveillance on a day when the cash strapped airlines, cash strapped मतलब जिनके पास कैश रिजर्व्स एकदम ही खत्म हो गए, बैंक्रप्सी की कगार पे आ चुके हैं वो, passengers were once again barred from checking in for their flights at Dubai airport over delayed payments। तो पैसेंजर्स को रोक, मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हो, आपका इंटरनल मैटर है, आपने अपने स्टाफ को, सर्विस स्टाफ को पेमेंट नहीं की गई है, फॉर वट एवर रीजन आपके पेमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो पैसेंजर्स को तकलीफ पहुंच रही है। यहाँ पे पैसेंजर को चेक इन नहीं करने दिया गया क्योंकि स्पाइस जेट ने पेमेंट करने में डिलेइंग की थी। ठीक है, तो फाइनली बहुत बार होता है ये, फाइनली डीजीसीए हैज टेकन अ कॉल जहां पर इनको स्ट्रिक्ट सर्विलियंस के अंदर रखा गया है कि भाई अब हम ध्यान से देखेंगे और गड़बड़ियां हुई तो वी माइट टेक एक्शन। दिस मूव बाय द डीजीसीए will entail increased spot checks as well as night surveillance to ensure that the airline's poor financial health does not impact flight safety। अब देखो, डीजीसीए जो होता है वो रेगुलेट करता है कि एविएशन सेक्टर में सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। तो डीजीसीए को अब क्या लग रहा है कि इनके इस तरीके के डिलेज होते हैं तो क्या पता पैसे बचाने के चक्कर में इनने सेफ्टी मेजर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ हो सकता है ना। तो अब खास तौर पे रात के टाइम पे और भी ज्यादा कड़ी नजर रखी जाएगी, बिकॉज सेफ्टी के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए, ये चीज देखने के लिए। डीजीसीए के ऑफिशियल ने बात की थी बेसिकली न्यूज चैनल से, एंड उन्होंने ये भी ऐड किया था कि एक स्पेशल ऑडिट भी कंडक्ट किया जाएगा जो कि पूरी एयरलाइन के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं, जितने भी प्लेन्स आते हैं, उनका इंजीनियरिंग फैसिलिटीज को चेक करेगा ये ऑडिट, एंड दैट विल बी कंडक्टेड, it was already conducted on August 7th and 8th
जिसमें ये देखा गया है इस ऑडिट के अंदर कि काफी सारी डेफिशिएंसीज हैं। मतलब अगर खुदा ना खास्ता एक आध दिन प्लेन क्रैश भी हो जाता ना, तब भी इनकी गलती होती, बिकॉज बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। अब कॉस्ट कटिंग करते हैं, पैसे की है ही कम, और एयरलाइंस के मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एयरलाइन बिजनेस को फ्लोट रख पाना और चला पाना इज अ वेरी टफ टास्क। अगर कोई ओनर है जिसका सिर्फ एक ही मात्र बिजनेस है एयरलाइन, कहीं और से पंप इन नहीं हो रहा है पैसा एयरलाइंस में जाने के लिए, तो एयरलाइंस इज अ वेरी घाटे का बिजनेस। एटलीस्ट इंडिया में तो इतने सालों से यही देखा गया है। एयरलाइन अब धीरे धीरे करके हमारा डुओपोली बनता जा रहा है। मेजर 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, ज्यादा बचे तो आपका इंडिगो, और अब तो टाटा ग्रुप के अंडर एयर इंडिया विस्तारा मर्ज भी हो चुके हैं। तो मोटा मोटी 2 मैक्स टू मैक्स 3 प्लेयर्स, स्पाइस जेट भी नहीं बचा है। ठीक है, अच्छा, स्टैंड ऑफ एट द दुबई एयरपोर्ट forced the airline to cancel some of the 11 flights it operated to Dubai, Delhi and fly empty aircraft back to India। तो क्योंकि इतना ज्यादा लेवल पे कैंसिलेशंस और ये सब हो रहे थे, पेमेंट डिलेज हो रहे थे, इसलिए स्पाइस जेट को 11 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और एम्प्टी एयरक्राफ्ट को दे हैड टू फ्लाई बैक टू इंडिया, व्हिच इज अगेन अ ह्यूज किक ऑन द कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये हमने बात की थी ऑलरेडी, केरला में हेमा पैनल बनाया गया था। इफ यू रिमेंबर, पिछले हमने बहुत सारे सेशंस में डिस्कस किया था हेमा पैनल के बारे में। ये हेमा पैनल बनाया केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर जो रैम्पेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, ये सारा बहुत सालों से चलता आ रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी है, टू द लेवल कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक पैनल बनाओ, जस्टिस हेमा कोहली जिसको हेड करेंगी, और वो पैनल पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, पता लगाएगा कि इसमें कुछ सच्चाई है भी कि नहीं। हाल ही में उस पैनल ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें ये देखा जा रहा है, ऑल्दो विटनेसेस सामने नहीं आना चाहते, उनका नाम नहीं रिवील करना चाहते, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू व्हाटएवर हैज बीन रिपोर्टेड अबाउट द केरला फिल्म इंडस्ट्री। उसी का ये अपडेट है कि एक्टर टर्न्ड एमएलए मुकेश एंड उनके साथ साथ 6 अदर्स, इनको सेक्सुअल अब्यूज केस में फाइनली बुक किया गया है। ये तो सिर्फ 7 लोग हैं। इस तरीके से अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो 20-25 से भी ज्यादा लोग के अगेंस्ट इस तरीके की सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स हैं, जिसमें नो एक्शन हैज बीन टेकन इवन बाय द पुलिस। क्योंकि बहुत फेमस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, दे इवन हैव पॉलिटिकल पावर एट देयर बैक, तो अक्सर बच जाते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर तो देवर लेफ्ट ऑफ, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट ही फाइल नहीं होती टू स्टार्ट विथ। इसलिए सेक्सुअल अब्यूज हैड बिकम रैम्पेंट इन केरला की फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कमिटी बनाई गई थी, तो जस्टिस के हेमा कमिटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। 6 केसेस यहाँ पे रजिस्टर किए थे, एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड 7वां तिरुवनंतपुरम में फाइल हुआ था। फाइनली जो मिस्टर मुकेश हैं, हु इज एन एक्टर ऑल्सो एन एमएलए, उनके अगेंस्ट फाइनली एक एफआईआर फाइल की गई, एंड यहां से थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े लेवल पे हमको पता है वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का हिस्सा ये भी है कि वहां की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनसे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है कि यू शुड, क्योंकि ये सिस्टम फेलियर है बहुत ही बड़े पार्ट पे, जो भी कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल में जो भी हुआ है, द रेप केस एंड द मर्डर केस, तो रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। और ऐसा भी बोला जा रहा है, पुरानी पीछे से खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी थ्रेटेंड द प्रोटेस्टर्स। इस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला है कि शी नेवर थ्रेटेंड द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, एंड शी नेवर हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अमिड द कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट ओवर रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अ फ्रेश रो, मतलब एक नई लड़ाई सामने, आर्ग्यूमेंट सामने निकल के आया है, जिसमें बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो वेडनेसडे को स्पीच दी थी उसके वजह से उसमें बेसिकली शी वाज थ्रेटनिंग, मतलब वो धमकी दे रही थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स उनको। इसी चीज के ऊपर उन्होंने थर्सडे को क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, शी वाज नॉट थ्रेटनिंग द प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स एट द स्टेट रन हॉस्पिटल्स। और उन्होंने ये इन हर वर्ड्स ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया था, सॉरी एक्स पे ट्वीट किया था, लेट मी मोस्ट एम्फैटिकली क्लैरिफाई दैट आई हैव नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट। अब देखो, आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, बहुत छोटी सी बात,
द हिंदू में आप एम्फैटिकली, अटर्ड, इस तरीके के शब्द यूज होते देखते हो। अगर आप ये चीजें बार बार ये वर्ड्स यूज में लेते हो और पढ़ते हो ना, तो आपको यू गेट यूज टू इट। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इंग्लिश वोकैबुलरी में आ जाता है कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। तो कई बार जरूरी नहीं होता आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, लेकिन आप जब सेंटेंसेस के साथ रीड करते हो ना, तो उसका आपको कंटेक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाता है। और द हिंदू इज वेरी गुड फॉर दैट। तो द हिंदू से ना सिर्फ आपका जीके वो तो होता ही होता है, इनफैक्ट रीडिंग स्पीड भी अच्छी होती है और आपका इंग्लिश वोकैब भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज यहाँ पर वोकैब बहुत अच्छे लेवल की यूज की जाती है। ठीक है, अच्छा, coming on, let me most emphatically clarify that I have not uttered a single word against the medical students or their movement. I totally support their movement. This allegation is completely false. उन्होंने clarification देते हुए ऐसा कहा है। Okay? अच्छा, आप अक्सर देखोगे कि जो पॉलिटिकल न्यूज होती है उनको हम स्किप कर जाते हैं, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि खास तौर पे अगर आप लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये पॉलिटिकल न्यूज से आपको क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज होती है, जब तक उसमें एक ठोस फैक्चुअल एंगल नहीं होता। जैसे अब कंट्रोवर्शियल न्यूज ये भी हो गई कि भाई केरला में सेक्सुअल अब्यूज केरला फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, उससे आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई किसने किया था, क्या किया था, हु इज द क्रिमिनल, हु इज द कल्प्रिट। उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे फैक्चुअल थिंग क्या है जिससे जीके पे क्वेश्चन आ सकता है, इज इवन लॉ में आ सकता है, इज जस्टिस हेमा कोहली कमिटी बनाई गई है जो, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उस पार्ट को हमने रीड किया। अब पॉलिटिकल ओपिनियन रोज कुछ ना कुछ नए आते हैं, रोज एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट पार्टीज टिप्पणियां करती हैं, चीजें एलिगेशंस लगाती है, वहां से डिफेंड होता है। इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आपको नहीं आते। तो जनरली हम अपनी प्रिपरेशन में इन न्यूज को, इस तरीके की न्यूज को, अनलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, अनलेस वैसा है, अदरवाइज हम उनको स्किप करते हुए जाते हैं। पॉलिटिकल न्यूज से क्वेश्चंस, पॉलिटिकल न्यूज में मेरा मतलब ये नहीं है कि बेटा आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं पता होना चाहिए, आपको जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो नहीं पता होना चाहिए। नो, दे आर फैक्ट्स, फैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ओपिनियंस की जहां बात हो रही है, कॉन्ट्रोवर्सीज की जहां बात हो रही है, उनके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आते 95% ऑफ टाइम्स। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, कम ही बोल रही हूँ शायद मैं, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन इन पे नहीं आते। ठीक है, इसलिए भी स्किप देम। ओके, जैसे कि ये देखिए, ब्राह्मण ग्रुप डिमांड्स 20 प्लस या 20 सीट्स ईच फॉर बीजेपी एंड कांग्रेस इन हरियाणा पोल्स फॉर सपोर्ट। अब ये आपके खुद के नॉलेज के लिए हो सकता है न्यूज इंपॉर्टेंट हो, आप जाने कि भाई हरियाणा चैप्टर में जो खाप पंचायत होती है उनमें से जो ब्राह्मण खाप है, उन्होंने बोथ कांग्रेस को भी लेटर लिखा है और बीजेपी को भी लेटर लिखा है, बोलते हुए कि हमको 20 टिकट्स चाहिए ईच फॉर मेंबर्स, मतलब कांग्रेस से भी बीजेपी से भी हमको 20 टिकट ईच चाहिए फॉर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द अपकमिंग असेंबली पोल्स। हरियाणा में असेंबली पोल के इलेक्शंस होने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि भैया हमको कांग्रेस और बीजेपी दोनों से 20-20 सीटें ईच चाहिए, मतलब 40 सीटें चाहिए हमको इन द अपकमिंग इलेक्शन पोल्स, असेंबली पोल्स, एंड दे हैव रिटन अ लेटर। Brahmins are the second largest community in the state following the Jat. जाट वहां पे 25% पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन वहां पे ब्राह्मण्स की है। ठीक है, तो ब्राह्मण खाप हरियाणा के जो प्रेसिडेंट है अशोक शर्मा, उन्होंने द हिंदू को ऐसा बोला कि जो ऐसी कम्युनिटी जिसका पॉपुलेशन 15% है ऑफ द स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, हमको भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसी प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, नॉलेजेबल बात है, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। ये आप पॉलिटिकल डिस्कशन में, डिबेट में आगे जाके जब लॉ स्कूल में चले जाओगे ना, आपको तब काम आएगी। अभी इस लेवल पर आपको इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठोस खबरों पे पूछे जाते हैं जो सीधे सीधे फैक्ट्स के बारे में बात करती है। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन जब रेलेवेंट इररेलेवेंट डिस्कस करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि किन से क्वेश्चंस आते हैं और किन से क्वेश्चंस नहीं आते। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब ये सारा का सारा देखिए, एवरीथिंग हियर रेजिग्नेशन एंड एक्ट ऑफ कावर्डिस, ऐसा एक्टर ने बोल दिया,
फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने गवर्नर को कुछ बोला है, छोटी सी बात है। जनरली हाई कोर्ट की खबरें नहीं ही पूछते हैं क्योंकि हर दिन ही इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, हर दिन ही कुछ ना कुछ आता है, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इनसे रिलेटेड खबरें नहीं पूछते। अगर आपको बाय एनी चांस लीगल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ लैंडमार्क जजमेंट दे, कुछ लैंडमार्क चीज करे तो उससे रिलेटेड ही आएगा आपके एग्जाम में। ओके अच्छा देखो, जैसे सिंपल सी बात हो रही है कि एपी अरुणाचल प्रदेश के आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि एग्जॉटिक ट्रीज जो ये सुंदर दिखने वाले होते हैं ना, इनको हटाओ, लोकल स्पीशीज वाले ट्रीज प्लांट करो। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन ड्राइव वहां आंध्र प्रदेश में चल रही है जिसमें ये देखा गया है कि ग्रीन कवर जो है 33% से ज्यादा, जो स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें 33% से ज्यादा ग्रीन कवर बढ़ चुका है अब, तो ड्राइव इज बीइंग सक्सेसफुल एज वेल। इसी के चलते बेसिकली वहां के जो एपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है उन्होंने ये बोला है कि जो प्लांटेशन कर रहे हैं ना वो लोकल स्पीशीज यूज करो जो यहाँ बढ़ पाए, खुद से पनप पाए। अब आप मानो कि सांप पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, लेकिन जो सांप ज्यादा पानी में रहता है, कम जमीन पे रहता है, उसको तुम पूरे जिंदगी जमीन पे ही रखो तो वो जल्दी बीमार होकर मर जाएगा क्योंकि वो उसका लोकल हैबिटेट नहीं है। ऐसी बहुत सारे प्लांट्स ना लोग एक्सोटिक सुंदर है, एक्सोटिक स्पीशीज सोच के बाहर से लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा बढ़ावा देते हैं लोकल प्लांट्स, ऐसा ही उनका कहना है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, बट इससे क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर। अच्छा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया चाइना की 31st WMCC मीटिंग हुई है। WMCC मतलब वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। WMCC में अपन इंडिया और चाइना ने मिलके बैठ के बातचीत की है, और क्या बात की है, उन्होंने एक फ्रैंक मतलब जो मन में आ रहा है बोलो, एंड कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशन किया है, ऐसा बोला जा रहा है। और किस चीज के ऊपर डिस्कशन किया? ऑब्वियसली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है भैया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, कोई भी 4 कंट्रीज आपको दे दी जाए, यू शुड नो इंडिया एंड चाइना। अब आप बोलोगे कि मैम कौन से क्वेश्चन आता है? स्टैटिक का, यहां से आता है। करंट से ही स्टैटिक के क्वेश्चन अक्सर बनाकर पूछे जाते हैं। ओके अच्छा, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका ये कहना था मीटिंग कम्स विद इन अ मंथ ऑफ 30th WMCC मीटिंग। ये जुलाई में हुई थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था जब हमने जुलाई के न्यूज़पेपर्स डिस्कस किए थे। थ्रू द कॉर्प्स कमांडर लेवल मिलिट्री टॉक्स वर नॉट बिटवीन द 2 मीटिंग्स। तो ये काफी बार हमने देखा इस साल इंडिया और चाइना के काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट सामने निकल के आए हैं कि द 2 कंट्रीज आर रियली ट्राइंग हार्ड टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर एंड कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर, कि ये डिस्प्यूट्स को हम रास्ते से हटा के इनको खत्म करके जैसे तैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेते हैं, एक डिप्लोमेटिक एफर्ट साथ में उठाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भैया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको हर दिन न्यूज़पेपर में एक बार तो इनका नाम दिख ही जाएगा, आपको अलग से रटना ही नहीं पड़ेगा। हर दिन एक ही चीज पढ़ रहे हो, कैसे नहीं याद रहेगी? तो आपसे पूछा जाए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, आप बता देंगे अजीत डोभाल। सिंपल, आप हर रोज किसी का नाम सुन रहे हैं तो आपको कैसे नहीं याद रहेगा? ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का यही पॉइंट होता है, उसमें चीजें इतने बार रिपीट होती है, इट बिकम्स अ स्टोरी, फिर उसके बाद हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना रहे। ओके अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंगना रनौत ने फार्मर्स प्रोटेस्ट और फार्मर्स एजिटेशन के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे कि भाई इंडिया में भी बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाएगी। इसमें सिंस शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनकी बीजेपी को बिलोंग करती है वो, तो बीजेपी ने साफ साफ आके बोला था कि भैया देखो वी आर रिमूविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम हर कमेंट्स।
हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इनके खुद के ओपिनियन है। और उसके बाद कंगना को भी काफी स्ट्रिक्ट वर्ड्स में डांट खानी पड़ी थी, ऑल्दो वो अनऑफिशियल है, बिहाइंड द सीन्स हुआ वो, बट ऐसा सुनने में आया था। उसके बाद शी वेंट टू मीट जेपी नड्डा एट हिज रेसिडेंस एंड ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन वगैरह जो भी बातचीत हुई हो, बट दिस स्पार्क्ड अ रोव। तो अब प्रॉब्ली कंगना को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, यहां अगेन कंट्रोवर्शियल न्यूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एब्सोल्युटली नो चांस कि किसने ऐसा कमेंट किया था फार्मर प्रोटेस्ट। आप अगर पिछले कई साल के पेपर भी उठा के देख लेते हैं, चाहे एमएचसीईटी, सीयूईटी, स्लैट, कोई भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम उठा के देख लेते हैं, यू विल सी इस तरीके के कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड मतलब ये नहीं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है, मतलब वो जो सबमरीन चलती है ना उसको पावर न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता है, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। और ये इंडिया की सेकंड है, तो इसका नाम पता होना आपका जरूरी है। इसका नाम है सबमरीन अरिघात। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अंडरटेकिंग इंडिजिनियसली मेक इट सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस देन इट्स प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब इंडिया की पहली ऐसी सबमरीन थी अरिहंत, तो दोनों का नाम काफी सिमिलर है, अरिहंत और अरिघात। पहली ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी थी? अरिहंत। दूसरी कौन सी है जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है? अरिघात। ओके, अच्छा, इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात वॉज कमीशनड इनटू सर्विस एट विशाखापट्टनम। अक्सर विशाखापट्टनम में ही कमीशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप देखो लाइन से आपको 4-5 क्वेश्चंस के आंसर हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे। पहली ऐसी जो सबमरीन है INS अरिहंत को ज्वाइन किया है, जो कमीशन हुई थी 2016 में। अरिघात विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्रियाड, enhance nuclear deterrence and establish strategic balance and peace and play a decisive role in country's security। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके लिए सिंपल इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा कि भैया रेंज कितनी है क्या है, नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बॉलिस्टिक सबमरीन, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दें उसमें कि 750 किलोमीटर रेंज है, ये है वो है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। क्वेश्चन का वो पार्ट पकड़ो जिससे रिलेटेड आंसर आपको आता है एंड देन लुक फॉर द आंसर, ठीक है। कई बार एग्जाम में लंबे क्वेश्चंस जानबूझ के डालते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। पहला क्वेश्चन का आपने लाइन पढ़ा तो हो सकता है आपको आंसर आता है, लेकिन आप बाकी भी पढ़ोगे ये देखने के लिए कि क्या पता एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी दी, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको आंसर थोड़ी ना दे देंगे। समझ में आया? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे ये एडिटोरियल हो गया। एडिटोरियल माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर अनसीन पैसेजेस जो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हो, ऑल दोस थिंग्स जी के पर्सपेक्टिव से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर ओपिनियन आता है एडिटोरियल्स में। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पे भैया जीडीपी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है 6.7% की ग्रोथ स्लिट टू 5 क्वार्टर लो इन Q1, जो अभी पहला क्वार्टर चल रहा है उसमें पिछले 5 क्वार्टर से भी ज्यादा नीचे गिरा है एट जस्ट 6.7% ऑफ ग्रोथ। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि देयर इज अ मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम। इंडियाज रियल जीडीपी रोज 6.7% इन अप्रैल टू जून, ठीक है। ये क्वार्टर था, Q1,
द स्लोएस्ट इन 5 क्वार्टर्स, पिछले 5 क्वार्टर में सबसे स्लो इस क्वार्टर में ग्रोथ हुई है जो अप्रैल जून क्वार्टर था, विच इज जस्ट 6.7% ग्रोथ एंड वेल बिलो जो रिजर्व बैंक की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एटलीस्ट 7.1% तो अपन पहुंचेंगे और अपर लिमिट पे 7.8% भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। नाउ एक नया साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम रख दिया गया है ऑलरेडी, साइक्लोन आसना फॉर्म्स ओवर कच्छ, हेवी रेन्स बैटर गुजरात। गुजरात का हमको ऑलरेडी पता है कि गुजरात में फ्लडिंग वगैरह की काफी ज्यादा हालत हो गई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ साइक्लोन आसना। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। इट हैज फॉर्म्ड ओवर कच्छ कोस्ट इन गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान। असर ज्यादा पाकिस्तान और गुजरात साइड पे पड़ा हुआ है, ऐसा आईएमडी का कहना है। साइक्लोनिक स्टॉर्म अ रेयर लैंड ओरिजिनेटिंग। साइक्लोन्स अक्सर कहाँ ओरिजिनेट करते हैं? दे ओरिजिनेट इन द ओशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आता है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में आता है, लेकिन ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई साइक्लोन पैदा हो रहा है जमीन पर, ओरिजिनेटिंग ऑन लैंड, एंड दिस इज वन सच साइक्लोन, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि दूर ही जा रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। On the bank of the cyclone, light to moderate rainfall occurred at most places in Gujarat and heavy to very heavy ऐसा कच्छ के एरिया में हुआ था। Adjoining districts of Saurashtra on Friday. अच्छा, this is the first cyclone storm in Arabian Sea since 1976. अरेबियन सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बहुत ही कम आते हैं, आप देखोगे मोस्टली सारे बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं। तो 1976 के बाद पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है अरेबियन सी में। अगेन ये उसको इंपॉर्टेंट बनाता है। अच्छा, नाम जो रखा हुआ है आसना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। कोई ऐसा जिसको एक्नॉलेज करना जरूरी है और जिसकी तारीफ करना जरूरी है, मतलब साइक्लोन के नाम ऐसे रखते हैं। हैज बीन गिवन बाय पाकिस्तान। अच्छा, ये जो सारी कंट्रीज अफेक्टेड होती है ना, इस लेटरल एरिया में आती हैं, उन सब ने ऑलरेडी पहले ही अपने सजेस्टेड नाम दे चुका है, वो एक लिस्ट में ऑलरेडी कंपाइल्ड है। तो अगले आने वाले 4 साइक्लोन का भी नाम क्या होगा वो अभी से ही डिसाइडेड है। बिटवीन 1891 एंड 2023 ओनली 3 साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी। ठीक है, इन अगस्त 1976, 64 एंड 1944 3 ही साइक्लोन आए थे 1976 से पहले भी। तो इस साइक्लोन का नाम आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑल दिस इज पॉलिटिकल न्यूज। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि भैया ऑन पाक टू इनवाइट टू एससीओ मीट। तो ज्यादातर न्यू दिल्ली मतलब बेसिकली वही इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया जाता है बाय न्यू दिल्ली, हमारा कैपिटल है। इट हैज नॉट अटेंडेड एनी मीटिंग्स ऑफ सार्क इन पाकिस्तान सिंस 2016। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग जितनी भी पाकिस्तान में हुई है ना, इंडिया ने 2016 से अटेंड ही नहीं की। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, तो अभी अपन ने डिसाइड नहीं किया है कि भाई हम अटेंड करने वाले हैं कि नहीं। जहां तक बात आती है एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना। ठीक है, आपसे इससे स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब इंडिया डिसाइड करेगी जाएगी या नहीं जाएगी, वहां पर हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट होगी कि भाई डिस्कशन क्या हो रहा है वहां पे। ओके, अच्छा, यहाँ पिछले से ही अपडेट, अभी भी प्रोटेस्ट काफी बड़े लेवल पे कोलकाता में कंटिन्यू कर रही है। तो उसी के चलते ममता बनर्जी हैज रिटन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं आफ्टर द रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर एट RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत बड़े लेवल पे, बाकी के लोग आम जनता भी, बट डॉक्टर्स काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। They have continued to rock the city on Friday with leaders of Bharatiya Janata Party's women wing putting giant size model of a lock on the gate of West Bengal State Women's Commission. उनका ये कहना है कि भाई ये स्टेट कमीशन एग्जिस्ट क्यों करती है जब औरतों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो बीजेपी ने ये भी बोला है कि द कमीशन हैज नीदर मेड एनी स्टेटमेंट, ना तो कमीशन ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, तो भाई इनको ताला ही मार दो। यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे इतनी हालत खराब हो चुकी है, चीजें आपे से बाहर हो चुकी हैं कि ममता बनर्जी जो है
उन्होंने फ्राइडे को अगेन, पहले ऑलरेडी लिख चुकी हैं, शी अगेन रोट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग दैट शी रिसीव्ड नो रिप्लाई फ्रॉम हिम फ्रॉम हर प्रीवियस लेटर। पहले जो उन्होंने लेटर लिखा था, और प्रीवियस लेटर क्या था, रेफरिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी। चीफ मिनिस्टर सेड दैट इट बेयरली अटेंड्स द ग्रेविटी ऑफ द इशू। ठीक है, रेज्ड बाय हर। और मिस देवी का क्या कहना था कि सिर्फ 6 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनल सिंस इन द स्टेट टिल जून 2024। तो यहाँ पे उनका ये कहना है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि भाई आई हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू यू रेफरिंग टू द प्रीवियस वन एज वेल, जिसका रिप्लाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में दिया था। तो उनका ये कहना है कि इनने जो रिप्लाई दिया था वो इशू से डील ही नहीं करता, तो प्लीज रिप्लाई टू मी डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। अगेन ये सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज है, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि शिवाजी महाराज का जो 35 फुट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35 फुट लॉन्ग स्टैचू था, जो बोला जा रहा है ड्यू टू हैवी रेन एंड हैवी विंड इट हैज फॉलन डाउन। इसमें ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा एक्विजिशंस भी लगाए थे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, ये बोलते हुए कि भाई यहाँ पर भी आपने मिलावट कर दी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्राइडे को अपोलोजाइज किया है फॉर द कोलैप्स ऑफ द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो राजकोट फोर्ट में था। ये आपसे पूछा जा सकता है। इन महाराष्ट्र का सिंधुगढ़, मिस्टर मोदी सेड शिवाजी इज आवर डीटी, स्पीकिंग आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 76,000 करोड़ वृंदावन प्रोजेक्ट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। मोदी जी ने ये बोला है कि फॉर मी माई कलीग्स एंड एवरीवन, शिवाजी महाराज इज नॉट जस्ट अ किंग बट अ रेवरेंड फिगर। ऐसा कोई जिनकी हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं उनको। और इसी के चलते आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई अपॉलॉजीज टू एवरीवन हु सेंटिमेंट्स आर हर्ट। उनका ये कहना है कि भाई जिनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, आपके लिए जो शिवाजी महाराज है हमारे लिए भी वही है, हमारे लिए डीटी है, वो इज लाइक अ गॉड फॉर अस। तो इसलिए मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। ठीक है, ये स्टैचू कहाँ पे था? ये स्टैचू था राजकोट फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ में है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। या मणिपुर में वायलेंस के चलते बीजेपी लीडर के घर में आग लगा दी गई थी। अब यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि देयर इज अ फ्रेश अनरेस्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक स्टेट आफ्टर, इसको आई थिंक 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कुकीज दो कम्युनिटी, वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी और जो वैली में रहने वाली कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई चल रही है। यहाँ पे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन टेक आउट रैलीज टू पुश फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनका ये कहना है कि भैया हमको एडमिनिस्ट्रेशन अलग दो, हमारा कलेक्टर अलग दो, हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। चीफ मिनिस्टर बीरेन, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस अटैक को कंडेम करते हुए कहा और ये बोला कि भाई जो भी कड़क एक्शन लिया जा सकता है ये लिया जाएगा अगेंस्ट हुएवर हैज टेकन सच अ वायलेंट एक्शन। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। अब फाइनली केरला फिल्म इंडस्ट्री में जब देखा जा रहा है कि कितने बड़े लेवल पे रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, एक्शन लिया जा रहा है, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी अब आगे बढ़ चढ़ के वहां की भी जो विमेन है हु हैव सफर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज,
उनका ये कहना है कि 2022 की जो हैरेसमेंट पे रिपोर्ट थी उसको पब्लिक किया जाए, उसको रिलीज किया जाए और उसके अंदर जो भी हु ऑल आर अक्यूज्ड उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, जैसे आज इस दिन के न्यूज़पेपर में मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज ही थी। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ला नीना इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में कि भाई ये होता क्या है। इसको कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ला नीना मतलब पैसिफिक ओशन जो अभी तक हीटेड था उस कूल डाउन जब हो जाता है, कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन। इसका इस ला नीना इफेक्ट की वजह से, बचपन में कभी पढ़ा था हमने, इस इफेक्ट की वजह से बोला जा रहा है कि सितंबर में ये इफेक्ट आएगा, आईएमडी का ऐसा कहना है। और दे हैव प्रिडिक्टेड कि सितंबर में भी काफी ज्यादा बारिश होने वाली है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस ला नीना इफेक्ट। ठीक है, वाइल मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट रिट्रीटिंग, मतलब अब मॉनसून खत्म होने जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ला नीना इज लाइकली टू लीड टू विग्रस साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल। ये ला नीना इज वन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और उसके वजह से साइक्लोन्स बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसके लिए वार्निंग दी है आईएमडी ने। मॉनसून रेनफॉल इन सितंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9% अबव व्हाट इज यूजुअल फॉर द मंथ। जनरली सितंबर में जितनी रेनफॉल होती है उससे 9% ज्यादा एक्सपेक्टेड रेनफॉल है बिकॉज ऑफ दिस ला नीना इफेक्ट ओनली। ओके, again see, everything is political news. Yeah, I think we are done. बस स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट अपना, ब्रोंज फॉर रुबीना एज इंडिया विंस 4th मेडल इन शूटिंग। ये पिछले न्यूज़पेपर में हमने क्यों कवर नहीं किया था, क्योंकि अगले में इसका अपडेट आने वाला था। 25-year-old एग्रीगेट्स 211.1 to finish third in SH1 10 मीटर एयर पिस्टल। बिहाइंड फर्स्ट कौन आई, ईरान की जवान मर्दी एंड टर्की की ओज़गान, फर्स्ट एंड सेकंड। नितेश एंड सुकांत प्रोग्रेस टू द लास्ट 4 स्टेज इन बैडमिंटन। तो ये पूरी की पूरी बात हो रही है भाई लोग, ऑफ कोर्स पेरिस ओलंपिक्स की बात यहाँ पे हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स में कोई भी अगर इंडियन जीतता है, चाहे गोल्ड चाहे सिल्वर चाहे ब्रॉन्ज, एक एक आपको पता होना चाहिए किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, वो पता होना चाहिए। अगर जॉइंट मिक्स्ड में जीते हैं वो दोनों का नाम पता होना चाहिए, और खास तौर पे गोल्ड अगर कोई जीता है कोई इंडियन, तो उनके तो स्टेट्स भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके पीपल, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट अपन मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग ट्यूसडे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग फ्राइडे, जब हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ओके, आप ये बाई वीकली सेशंस अगर देख लेते हैं, अगेन आपका पूरे हफ्ते का न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन द हिंदू, आई एम नेवर सेइंग कि न्यूज़पेपर खुद से ना पढ़े, बट द हिंदू के बेसिस पे आपका पूरा हफ्ते का न्यूज़पेपर, मैक्सिमम जो न्यूज होती है वो आपकी कवर हो जाती है। अपन मान के चलते हैं 90-95% कवरेज इज मोर देन इनफ। जीके क्योंकि इस टाइप का सब्जेक्ट है ना कि जहां पर आप 100% कवर कर ही नहीं सकते, आप कितना भी चाहो, क्योंकि जीके इज एवरीथिंग अंडर द सन। जो भी इस दुनिया में हो रहा है इज जनरल नॉलेज,
अब आपको क्या करना है, आपको आपके एग्जाम के हिसाब से पैटर्न समझना है, उसमें रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या क्या है वो समझना है और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। वो हमारे सिलेबस को काफी लिमिट कर देता है। वही लिमिटेड तरीके से इन सेशंस में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इन सेशंस को आप देख लेते हैं तो आपका काफी 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 हेल्प हो जाती है। Okay guys, so I'll see you guys again on Friday. Thank you for joining me in today's session. This is Vishishta signing off. Bye bye.